की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीक्वेंस ऑफ टेंसेस का। किसी भी सेंटेंस में, यानी कि जब हम कुछ बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस लिखते हैं, एक से ज़्यादा, तो वो आपस में किस टेंस में लिखे जाते हैं, ये सीखने वाली चीज़ है। कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ बातों को लिखते हैं तो वो बातें अलग अलग सेंटेंसेस में होती हैं। तो हिंदी में तो कुछ भी चल सकता है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। अगर पहला सेंटेंस आपका पास्ट में है तो आगे आने वाले सेंटेंस की उम्मीद 99.99% पास्ट की ही होती है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहाँ पर वो फ्यूचर में भी शायद हो सकता है या वो प्रेजेंट में भी हो सकता है। तो एक से ज़्यादा सेंटेंसेस जब यूज़ करते हैं तो उनका टेंस क्या होता है, इसके सीक्वेंस को याद रखना, या इसकी टर्मिनोलॉजी है जो भी यूज़ होती है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, या इसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स लगते हैं उनको हमें समझना होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें सीखनी होती हैं। तो ये कोई चैप्टर अपने आप में नया नहीं है, ये हम अगर देखें तो नरेशन या सिंथेसिस में देखने को मिलता है, लेकिन मैं इसको सेपरेट वे में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो हम इसमें ये सीखेंगे कि सॉरी, जो आपका सेंटेंस है प्रेजेंट का, फ्यूचर का या पास्ट का, तो उसके आगे आने वाला या जो भी जितने आगे आने वाले सेंटेंसेस हैं वो किस टेंस में रहेंगे, ये हमें सीखना होगा। तो आइए यही सीखते हैं। और जो भी लोग मुझसे बातचीत करना चाहते हैं, कोर्सेस बाय करना चाहते हैं ऐप से, या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस नंबर पर 9411961410 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल मत करना, ये कॉलिंग के लिए नहीं है, ये व्हाट्सएप के लिए है। और डाउट्स के लिए मैसेज मत करना, क्योंकि डाउट्स को टाइपिंग से समझाना बहुत मुश्किल होता है और मैं पूरे दिन काम करता हूँ, इसलिए कॉल्स भी ज़्यादा नहीं हो पाती हैं। तो आप थोड़ा इतना याद रखना। बाकी सभी प्लेटफॉर्म्स पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, सभी जगह मैं मिल जाऊँगा, आपको रिप्लाई कर दूँगा। इसके अलावा कुछ कोर्सेस अवेलेबल हैं जिसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, और ये पूरा कोर्स क्या चल रहा है, इसमें क्या क्या चैप्टर हम कवर कर रहे हैं, ये मैंने लास्ट में बता रखा है, वो आप वहाँ पर देख लेना। तो आइए डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि इस सीक्वेंस ऑफ टेंस के चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन, कि आखिर में ये चीज़ क्या होती है, किस तरह से सेंटेंस में काम करता है। इसका इम्पोर्टेंस देखेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ मीनिंग प्रॉपर टेंस सीक्वेंस, मतलब जब एक सेंटेंस हमारा किसी खास टेंस में यूज़ हो रहा है तो आगे आने वाले सेंटेंसेस का टेंस क्या रहेगा और कुछ खास कंडीशंस वो कैसे बदलेंगे, ये हम समझेंगे। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्लॉज के बारे में, कि आखिर में क्लॉज क्या होती हैं, क्योंकि सारा का सारा खेल जो है वो क्लॉजेस का ही होता है, जिसके अंदर मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज। मेन क्लॉज में प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। इसके अंदर 3 क्लॉजेस आती हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर हमारे 2 इंडिपेंडेंट या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं। ये आपका कंपाउंड सेंटेंस बनाता है, ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है, ये आपका सिंपल सेंटेंस रहता है, जिसका सीक्वेंस रहता है। फिर बात करेंगे कि कुछ खास नियमों के बारे में बात करेंगे जो सीक्वेंस ऑफ टेंस के बारे में बात करते हैं, जैसे प्रेजेंट और फ्यूचर के बाद कौन सा टेंस आएगा, पास्ट के बाद कौन सा टेंस आ सकता है, और जो आपके यूनिवर्सल ट्रुथ वाले सेंटेंसेस हैं उनका यूज़ कहाँ पर कैसे करेंगे, 2 पास्ट के एक्शंस को आपस में जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं, या क्या कर सकते हैं। जो अनरियल या इमेजिनरी वाले सेंटेंसेस होते हैं उनमें पास्ट या पास्ट परफेक्ट या कौन सा टेंस यूज़ करेंगे, वो हम देखेंगे बड़ी ही डिटेल में। साथ ही साथ टेंसेस इन कोऑर्डिनेट क्लॉजेस आर इंडिपेंडेंट, जो कोऑर्डिनेटेड क्लॉजेस हैं उनमें किस तरह से हम टेंसेस का यूज़ करेंगे गहराई से, वो देखेंगे। और अलग अलग टेंसेस के एग्जांपल्स देखेंगे ताकि हम चीज़ों को बहुत अलग तरह से एक नेक्स्ट लेवल पर सीख सकें। तो जब इतनी सारी जानकारी आपको होगी तो आपके सेंटेंस एकदम करेक्ट वे में लिखे होंगे, और आपकी मार्किंग अगर कहीं पर होने को है तो बिल्कुल परफेक्ट वे में आपको मिलेगी। तो आइए डिस्कस करते हैं। सीक्वेंस ऑफ टेंस इज़ द लॉजिकल रिलेशनशिप्स ऑफ टेंसेस। बेसिकली सीक्वेंस ऑफ टेंस क्या है, कि जो लॉजिकल रिलेशनशिप का मतलब ये है कि एक सेंटेंस के बाद कौन सा सेंटेंस किस टेंस में आएगा, उसका मीनिंग डिस्टर्ब ना हो और सही मीनिंग कन्वे हो। इन सब चीज़ों को ध्यान रखने के लिए, उसको ध्यान में रखने के लिए हमें सीक्वेंस ऑफ टेंस का थोड़ा सा यूज़ करना होता है। बिटवीन 2 और मोर क्लॉजेस इन अ सेंटेंस, क्लॉजेस का मतलब सेंटेंस या क्लॉजेस कह सकते हैं। तो जब एक
एक सेंटेंस में बहुत सारे क्लॉजेस यूज़ हम करते हैं, तो हमें याद रखना होता है कि हम किस टेंस का वहाँ पर यूज़ करें, ये आपको याद रखना है। अब समझने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर क्लॉजेस के बारे में बात करते हैं, आखिर में क्लॉज क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे मेन क्लॉज के बारे में। इट इज़ द इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कैन स्टैंड अलोन। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है उसी को मेन क्लॉज कहते हैं। अगर हम उसको सेंटेंस में, यानी कि सेंटेंस में नहीं बल्कि उसको अगर हम अकेला लिखें तो वो अकेला स्टैंड करता है, उसका मीनिंग परफेक्ट निकलता है, उसको किसी दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत नहीं होती है उसके मीनिंग को कन्वे करने के लिए। जैसे कि मैंने बोला आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, तो इस सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट कन्वे हो रहा है, इसके लिए हमें कोई दूसरा सेंटेंस नहीं चाहिए। तो इसको हम मेन क्लॉज कह सकते हैं या इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं, ठीक है, या इसको प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। आप कुछ भी कहो, ये एक सिंपल सेंटेंस है। अब इसी जगह एक सेंटेंस और देखें, सी सैड दैट सी वॉज टायर्ड, उसने कहा कि वो थकी हुई थी। तो सी सैड ये आपका मेन क्लॉज है, क्योंकि इसको कोई कंजंक्शन की ज़रूरत नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई कंजंक्शन लगा है। फिर देन आपका एक सेंटेंस लिखा हुआ, उसके पहले दैट लगा हुआ है, तो दैट जिस सेंटेंस में जुड़ता है वो एक क्लॉज बनाता है, और वो आपका सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज बनाता है। क्या बनाता है? सब ऑर्डिनेट क्लॉज आपका वहाँ पर बनाता है। तो यह आपका कहलाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसमें दो सेंटेंसेस जुड़े हुए हैं। अब सीक्वेंस ऑफ टेंस क्या कहता है? सीक्वेंस ऑफ टेंस ये कहता है कि अगर आपने पहला सेंटेंस पास्ट में लिखा है तो दूसरा सेंटेंस जो अगला लिखा जाएगा वो भी पास्ट में ही होगा, एक्सेप्शनल केसेस छोड़ करके जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर इज़ नहीं आएगा, विल नहीं आएगा, यहाँ पर वॉज ही आएगा, ये आपको याद रखना होगा। तो ये आपकी मेन क्लॉज है, ये आपकी सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, जिसको हम नाउन क्लॉज भी कह सकते हैं। सॉरी। देन आपका आता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज, यानी कि आश्रित सेंटेंसेस जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं। इट इज़ द डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यह सेंटेंस का एक डिपेंडेंट पार्ट होता है, ये निर्भर होता है किसी मेन क्लॉज पर। इट कैन नॉट स्टैंड अलोन एंड डिपेंड्स ऑन द मेन क्लॉज। अगर हम इसको अकेला लिखना चाहें तो ये अकेला नहीं लिखा जा सकता है, और इसके मीनिंग को कन्वे करने के लिए, इसके मीनिंग को पूर्णतः प्राप्त करने के लिए ये मेन क्लॉज पर डिपेंड होता है। जैसे कि दैट सी वॉज टायर्ड, कि वह थकी हुई थी। तो मैंने बोला कि वह थकी हुई थी, तो की वर्ड ने, दैट ने ये समझाया है कि किसी ने कुछ कहा है, कुछ बताया, कोई रीज़न है जिसके बाद ये बात कही गई है। तो ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और इसके मीनिंग कन्वे करने के लिए इसके लिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पर, सी सेड, उसने कहा, उसने क्या कहा? कि वह थकी हुई थी। अब मीनिंग कन्वे हो रहा है, तो ये डिपेंडेंट है इस इंडिपेंडेंट क्लॉज पर। ये याद रखना है कि जो डिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं या जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस होती हैं वो आपके मेन क्लॉज पर डिपेंड होती हैं, ना कि दूसरी सबऑर्डिनेट क्लॉज पर डिपेंड होती हैं। ये आपको याद रखना होगा। फिर से समझा दे रहा हूँ, इंडिपेंडेंट को छोड़ दो, मेन क्लॉज बोलो उसको। मेन क्लॉज हमेशा अकेले लिखी जा सकती हैं और लिखी जाती हैं, लेकिन जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होती हैं उनकी मीनिंग कन्वे करने के लिए एक और सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं लिखी जाती है, बल्कि वहाँ पर एक मेन क्लॉज लिखी जाती है जिससे उसको कनेक्ट किया जाता है और वही मीनिंग कन्वे करता है। सही, ये आपको ध्यान रखना है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज में हमेशा कोई ना कोई कंजंक्शन जरूर होगा, बिना कंजंक्शन के वो नहीं मानी जाएगी सबऑर्डिनेट क्लॉज, वो हो जाएगी मेन क्लॉज। फिर ये आपको याद रखना है। ये यहाँ से हटा दो तो ये आपका मेन क्लॉज हो जाएगा। कंजंक्शन लग गया है तो आपका ये कहलाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में। इट इज़ अ क्लॉज, यह क्लॉज होता है दैट इज़ कनेक्टेड टू अनदर इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज एक साथ लिखी जाती हैं और किसी कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कंजंक्शन से उसको जोड़ा जाता है, जैसे कि एंड, बट और सो, इनसे जोड़ा जाता है, तो वो आपके कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जैसे कि मैंने बोला सी स्पोक, तो यहाँ पर कोई कंजंक्शन नहीं है,
ये आपका हो जाएगा मेन क्लॉज, ठीक है। और एंड ही लिसनड, ये आपका हो जाएगा कोऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। ये क्लॉज क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें कंजंक्शन लगा हुआ है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप इसको ऐसे देखोगे इस तरह से, सी स्पोक इंडिपेंडेंट क्लॉज, ही लिसनड इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, दोनों क्लॉजेस ही हैं, लेकिन इसमें कंजंक्शन जुड़ गया है, इसलिए इसको कोऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलेंगे, कोऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कंजंक्शन आ गया है इस वजह से, और इसमें कंजंक्शन नहीं है तो ये मेन क्लॉज है, ये भी मेन क्लॉज है, बट इसमें कंजंक्शन आ गया इसलिए इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट क्लॉज, इस तरह से। तो यहाँ पर बेसिकली एंड क्या कर रहा है? एंड दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहा है, एक प्लस वाला काम कर रहा है, इस तरह से। अब बात करते हैं कि सीक्वेंस ऑफ टेंस के क्या रूल्स होते हैं जिनको हम ध्यान से समझ सकें। जब हम बात करें प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस को, जब हम मेन क्लॉज में यूज़ करते हैं तब आगे क्या आ सकता है? इफ़ द मेन क्लॉज इज़ इन प्रेजेंट और फ्यूचर, अगर हमारी मेन क्लॉज प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तब सबऑर्डिनेट क्लॉज कैन टेक एनी टेंस अकॉर्डिंग टू द सेंस। जब हमारी पहली क्लॉज मेन क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तो आगे आने वाली क्लॉज जो है वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में कहीं भी हो सकती है, जो भी आप मीनिंग कन्वे करवाना चाहते हो वो। तो ही सेज, वह कहता है कि ही इज़ सिक, वह बीमार है, वो बोलता है कि वह बीमार है। तो यहाँ पर प्रेजेंट है तो अगला वाला जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है इसमें इज़ आ गया तो यहाँ पर चल जाएगा। सी विल से, वह कहेगी कि सी हैज़ कम्प्लीटेड हर, अब वो कहेगी कि उसने अपना काम पूरा कर लिया है। तो ये फ्यूचर में है तो अगला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा है, क्योंकि हमें परफेक्ट मीनिंग चाहिए इस सेंटेंस को समझाने के लिए। फ्यूचर की वजह से प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आया है, हमें मीनिंग चाहिए था प्रेजेंट परफेक्ट का, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट आया हुआ है। अगर यहाँ पर विल से की जगह पर यहाँ पर सेड लिखा होता, ठीक है, तो यहाँ पर हैज की जगह हैड हो जाता, ये इस तरह से बनता। फिर अगला देखिए, आई नो, मैं जानता हूँ, प्रेजेंट में लिखा हुआ, दैट यू विल पास दी एग्ज़ाम, मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है कि तुम एग्ज़ाम पास कर लोगे। तो फ्यूचर सेंस देने के लिए हमने विल पास का यूज़ किया है, प्रेजेंट में लिखा हुआ है इसलिए आगे हमने फ्यूचर लगा दिया है। आगे फ्यूचर प्रेजेंट की वजह से नहीं लगाया है, हमने मीनिंग कन्वे करने के लिए लगाया है। अगर इसी जगह यहाँ पर नो की जगह KNEW न्यू होता सेकंड फॉर्म, तो विल की जगह यहाँ पर वुड का यूज़ किया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रेजेंट या फ्यूचर में अगर मेन क्लॉज है तो आगे कोई भी सेंटेंस और किसी भी टेंस में हो सकता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में। फिर अगर बात करें अगर हमारा मेन क्लॉज पास्ट में ही हो जाए तो हम क्या करेंगे? तो हमारा अगला जो सेंटेंस सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होगी वो पास्ट या पास्ट परफेक्ट में होगा, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट में हो सकता है। हम चाहें तो मतलब पास्ट के चारों टेंसेस में हो सकता है, परफेक्ट ही नहीं, चारों टेंसेस में हो सकता है। इफ़ द मेन क्लॉज इज़ इन पास्ट टेंस, अगर मेन क्लॉज हमारी पास्ट टेंस में है तो द सबऑर्डिनेट क्लॉज शुड ऑल्सो बी इन पास्ट और पास्ट परफेक्ट अनलेस इट एक्सप्रेसेस अ यूनिवर्सल ट्रुथ। अगर कोई ऐसी बात उसमें नहीं लिखी है जो यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो हमारा सेंटेंस जो है वो पास्ट में ही रहेगा। जैसे कि मेन क्लॉज हमारा पास्ट में है तो अगला वाला पास्ट में ही रहेगा। जैसे कि सी सेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, ही टोल्ड मी सेकंड फॉर्म, दे बिलीव्ड सेकंड फॉर्म, सब पास्ट में है। तो सी सेड दैट सी वॉज टायर्ड, उसने कहा था या उसने कहा कि वह थकी हुई थी, तो ये भी पास्ट में आ गया। ही टोल्ड मी दैट ही हैड सीन द मूवी, उसने कहा कि वह मूवी उसने देख ली थी, तो ये पास्ट का पास्ट में ही रहा। दे बिलीव्ड दैट द शॉप वॉज क्लोज्ड, उन्हें ऐसा लगा कि शॉप जो है वो बंद थी, तो ये भी आ गया आपका पास्ट में। अब यहाँ पर आप प्रेजेंट और फ्यूचर यूज़ नहीं कर सकते जनरली, आप कहाँ यूज़ करोगे वो हम आगे चल के देखेंगे। अब बात करें यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में, तो यूनिवर्सल ट्रुथ जो है वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज में। मतलब अगर हमारी मेन क्लॉज किसी भी टेंस में हो, चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो,
तो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो प्रेजेंट में ही रहेगी क्योंकि उसमें यूनिवर्सल ट्रुथ दिया गया है। आइए इसको समझ लेते हैं। द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, सेकंड फॉर्म। ही टोल्ड मी, सेकंड फॉर्म। दोनों के दोनों पास्ट टेंस हैं। सेड की जगह सेज कर सकते हैं, चाहे तो आप विल से कर सकते हो, ऐसी कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है कि सेड ही आएगा। तो आप ध्यान दीजिए दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। टीचर ने कहा कि सूर्य जो है वो पूर्व से निकलता है। तो देखिए यह आगे सेंटेंस आपका प्रेजेंट में, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। कल भी था, आज भी है और आगे आने वाले कल में भी ये बात सही रहेगी, इसलिए प्रेजेंट में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर टेंस चेंज नहीं होगा, ये सेंटेंस रोज नहीं होगा, यहाँ पर राइजेस ही होगा। ही टोल्ड मी, उससे मुझसे कहा, दैट वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। उसने कहा कि अगर पानी आपको उबालना है, उसको बॉईल करना है, तो 100 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर होना चाहिए। तो देखिए आप बॉइल्स लिखा हुआ है जबकि आगे टोल्ड लिखा हुआ है, तो ये आपका प्रेजेंट में ही रहेगा क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। कल भी 100 डिग्री था, आज भी है और आगे आने वाले समय भी 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो इस तरह से हम इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे, प्रेजेंट में ही रखेंगे। फिर अगला, दो पास्ट एक्शन अगर एक साथ लिखे जाएं जिसमें एक पहले और एक बाद में हो तो हम क्या करेंगे। When two actions happened in the past, जब दो एक्शन पास्ट में होते हैं, द अर्लियर एक्शन इज इन पास्ट परफेक्ट एंड द लेटर इज इन पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट। जैसे मान के चलिए कि एक है आना और एक है खाना। तो जैसे कि टाइमलाइन है 7 बजे 7 PM, फिर 8 बजे, फिर 9 बजे, ठीक है। और ये आपकी टाइमलाइन ऐसे चल रही है। अब कहा यह जा रहा है कि तुम्हारा आना 8 बजे का था, ठीक है, और उससे पहले खाने का काम हो चुका है। तो घड़ी की अगर हम बात करें तो घड़ी में हमारे 7 यहाँ बजे और 8 यहाँ बजे और ये हो गए 9। तो जब तुम 8 बजे आए तो खाना खा लिया था, तो खाना 9 बजे खाया था कि 8 बजे खाया था, 7 बजे खाया था। तो कॉमन सेंस की बात है कि हम अगर टाइम के पीछे चलेंगे तो 7 बजे खाना खा लिया था, फिर 8 बजे आने का काम हुआ। क्लियर। तो जो ये 9 बजे अभी की बात हो रही है, ये प्रेजेंट टाइम हमारा है, ये हमारा है प्रेजेंट टाइम। अब प्रेजेंट से पीछे जाएंगे तो ये पुराना है और ये उससे पुराना है, यानी ये ज़्यादा पुराना है, ये कम पुराना है। क्योंकि मैं 9 बजे बात कर रहा हूँ तो मैंने कहा कि 8 बजे क्या हुआ था, तो आपने कहा कि 8 बजे मैं आया था। तो मैंने कहा तुमने क्या किया, उन्होंने कहा मैंने 7 बजे खाना खा लिया था। तो 9 बजे से अगर मैं पूछूं कि मेरे पास वाला समय कौन सा है, तो सबसे पहले किसने क्या किया, तो कहा 8 वाला कहेगा कि मैं आया था, फिर 7 वाला कहेगा कि मैंने 8 बजे से पहले मैंने खाना खा लिया था। तो ये आपका पास्ट ऑफ पास्ट है, यानी कि डबल पास्ट है, और ये आपका पास्ट है और ये आपका प्रेजेंट हो गया। तो कहा ये जा रहा है कि पास्ट में 2 काम हुए हों, ठीक है। तो जो काम ज़्यादा पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा और जो काम हाल ही में पास्ट में हुआ है वो पास्ट के इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। अब मैं और समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि ही हैड लेफ्ट, वो जा चुका था। बिफोर आई अराइव्ड, मेरे आने से पहले वह जा चुका था। तो मान के चलते हैं कि मैं आया 8 बजे और वो चला गया 7 बजे और बातचीत हो रही 9 बजे। तो 9 बजे मैंने कहा कि भाई 8 बजे क्या हुआ था, तो आपने कहा 8 बजे मैं आया था। तो मैंने कहा वो गया कब, आपने कहा वो तो पहले चला गया, यानी 7 बजे ही। तो जो पहले हो गया वो पास्ट परफेक्ट में लिखा हुआ है, जो बाद में हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट में है। जो पहले और बाद अब ये मत समझिए कि जो बाद में हुआ है, बाद हमारा तो पास्ट परफेक्ट लग रहा है, नहीं। बाद का मतलब ये कि 9 बजे बात हो रही है, 9 बजे के लिए जो बाद शब्द है वो आपका 8 बजे है। और उससे पहले जब हम बोलेंगे उससे पहले क्या हुआ, तो उससे पहले का मतलब 8 से पहले वाले शाम के समय की बात हो रही है। तो सबसे पहले सीक्वेंस में जाने का काम हुआ, उसके बाद आने का काम हुआ। तो जो चला गया जो पहले वो पास्ट परफेक्ट में है, जो आने का काम बाद में हुआ वो आपका पास्ट इंडेफिनिट में है।
फिर एक और देखिए, सी हैड फिनिश्ड द वर्क, उसने अपना काम ख़त्म कर लिया, समाप्त कर लिया था। व्हेन आई केम, जब मैं आया उसने काम फिनिश कर लिया था। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि मेरे आने से पहले काम समाप्त हो गया था। तो जो काम पहले हो गया वो पास्ट परफेक्ट में है, जो काम बाद में हुआ वो पास्ट का इंडेफिनिट है, और बातचीत प्रेजेंट में चल रही है। इस तरह से अब बात करें इमेजिनरी या अनरियल कंडीशंस के बारे में, जिसमें हम इफ़, विश, एज इफ़, आई विश ऐसे सेंटेंसेस यूज होते हैं, उनमें हम क्या करेंगे? उनको हम बोलते हैं हाइपोथेटिकल कंडीशंस बोलते हैं। और ऐसे सेंटेंसेस में हम पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई विश इफ़ आई वर इफ़ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, काश मैं अमीर होता, तो क्या कर लेते? आई वुड हेल्प द पुअर, तो मैं गरीबों की मदद करता। तो हाइपोथेटिकल का मतलब होता है कि जो किसी भी टेंस में, प्रेजेंट और पास्ट में, ये संभव ही नहीं है। फ्यूचर की तो किसी ने देखा ही नहीं है। तो कोई ऐसी चीज़ जो ना पास्ट में संभव थी, ना पॉसिबल थी, ना प्रेजेंट में पॉसिबल है, उसके लिए हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। और कोई ऐसी चीज़ जो पॉसिबल थी लेकिन नहीं हुई, फिर से सुनना, जो पॉसिबल थी, हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, उसके लिए पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। जो तीनों काल में, तीनों टेंसेस में इम्पॉसिबल है, था, है और रहेगा, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं सेकंड फॉर्म या पास्ट इंडेफिनिट। और जब जो पॉसिबल था लेकिन हुआ नहीं, उसके लिए यूज़ हम करते हैं पास्ट परफेक्ट। इतना आपको थ्योरी याद रखना है। आई विश आई हैड स्टडीड मोर, काश मैंने और पढ़ाई की होती, यानी पढ़ाई करना संभव था लेकिन हुआ नहीं, इसलिए पास्ट परफेक्ट। काश मैं अमीर होता तो मैं गरीबों की मदद करता, इसका मतलब ना मैं पास्ट में अमीर था ना ही मैं अभी अमीर हूँ, इसलिए सेकंड फॉर्म में यूज़ हुआ है। विल का सेकंड फॉर्म वुड होता है। ही बिहेव्स, वह ऐसे व्यवहार करता है, एज इफ, मानो कि, ही न्यू एवरीथिंग, वह ऐसे बिहेव करता है मानो कि उसे सब कुछ मालूम हो, लेकिन उसे कुछ मालूम नहीं है। अब यहाँ पर सेकंड फॉर्म क्यों आया? क्योंकि जानने का काम हो सकता था पास्ट में लेकिन हुआ नहीं, इसलिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ है। फिर बात करते हैं, इन कोऑर्डिनेटेड क्लॉजेस टेंसेस आर इंडिपेंडेंट एंड ऑफ ईच अदर एंड डिपेंड ऑन मीनिंग। मतलब जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं, जिसको हम कोऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं जोड़ने के लिए, उसमें क्या होता है कि हम जो कंजंक्शन वाले सेंटेंसेस होते हैं उनको तो हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट क्लॉज, और जिसमें कंजंक्शन नहीं जुड़ा है उसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज। हालांकि दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस ही हैं, बस कंजंक्शन वाले पार्ट को इंडिपेंडेंट के अलावा, इसके अलावा हम उसको कोऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं। जैसे कि ही ओपनड द बुक, उसने किताब खोली, एंड स्टार्टेड, और पढ़ना शुरू कर दिया। किसने किया? ही नहीं, तो यहाँ पर ही कर दिया ओमिट, उसको हटा दिया। तो उसने किताब खोली और पढ़ना शुरू कर दिया, तो ये क्लॉज ही है। ठीक है, यहाँ पर ही छुपा हुआ है लेकिन ये सेंटेंस कंप्लीट है, ये आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में लिखा जाएगा। ठीक है, सीक्वेंस को मेंटेन करने के लिए। शी वॉज कुकिंग, वह कुकिंग कर रही थी, एंड द चिल्ड्रन वर प्लेइंग, और बच्चे खेल रहे थे। तो काम पास्ट में कंटिन्यू था तो वहाँ पर पास्ट में ही हमें एक्शन दिखाना पड़ेगा। और ये वाला हिस्सा कहलाएगा कोऑर्डिनेट क्लॉज, ये वाला कहलाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज या आपका मेन क्लॉज। और ये कोऑर्डिनेट क्लॉज जो जुड़ती सेंटेंस में, वो कंप्लीट सेंटेंस आपका बनता है कंपाउंड सेंटेंस। ये सेंटेंसेस बनते हैं कंपाउंड आपके। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है, बट सी इज़ स्टिल वर्किंग, लेकिन वो अब भी काम कर रही है। अब देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट है और यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। तो ऐसा कंफर्म नहीं है कि सेम टेंस फॉलो होगा। हो सकता है प्रेजेंट के कहीं इंडेफिनिट हो, कहीं कंटिन्यूस हो, कहीं परफेक्ट हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह से आप चीज़ों को याद रखिए कि कौन सा टेंस कहाँ पर कैसे फॉलो किया जाता है। तो इससे आपकी मिस्टेक कभी नहीं होगी और एग्ज़ाम में मार्क आपके पूरे आएंगे। ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग पढ़ क्या क्या रहे हैं इस कंप्लीट सिलेबस के अंदर। हम लोग कंप्लीट पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर कर रहे हैं, A to Z। साथ ही साथ सेंटेंस स्ट्रक्चर जितने बनते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। हर टाइप की क्लॉजेस को बड़ी ही गहराई से डिस्कस कर रहे हैं। 20 टाइप्स ऑफ फ्रेजेस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो किसी ने डिस्कस नहीं किए कभी भी। इसके अलावा हर एक टाइप का टेंस यूज़ कर रहे हैं।
उनके बीच में डिफरेंस भी देखेंगे, वॉइसेस देखेंगे, मूड देखेंगे जिसमें हम सब्जेंटिव मूड भी बोलते हैं, और सारे मॉडल वर्ब्स देख रहे हैं, एग्रीमेंट देख रहे हैं आपस में कैसे कैसे होता है, पंक्चुएशन मार्क्स सारे डिस्कस कर रहे हैं, नरेशन, वर्ड ऑर्डर, सिंटैक्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, और एडवांस कॉन्सेप्ट्स जो हैं, पैरेललिज्म है, क्रैप सेंटेंस है, इलिप्सिस है, इन्वर्जन है, फिगरेटिव लैंग्वेज जो यूज़ होती है वो सब डिस्कस कर रहे हैं। तो इतना बड़ा सिलेबस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको बैचेस चाहिए या पीडीएफ चाहिए तो वो आपको अवेलेबल हो जाएंगी उपहार क्लासेस ऐप पर, जिसमें रैना मार्टिन बैच अवेलेबल है, बहुत सस्ता है। माइकल स्वान का कोर्स है, एस बख्शी का कोर्स है जिसमें ग्रामर और एक्सरसाइज कंप्लीट करवा रखी हैं। यूट्यूब पर जो मैंने फुल कोर्स पढ़ा रखा है एडवांस लेवल का ग्रामर का, उसके पीडीएफ सारे अवेलेबल हैं। 400 से ज़्यादा पेजेस के पीडीएफ है, आगे पीछे जोड़ करके उसको आप प्रिंट आउट करवा सकते हो A4 साइज़ में। 1200 से ज़्यादा जो प्रपोजिशन पढ़ा रखी हैं उनकी पीडीएफ अवेलेबल है A4 साइज़ में, आगे पीछे आप प्रिंट आउट करवा सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप यहाँ पर जा कर के डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। और मेरी आपसे गुजारिश है कि इस दिए गए नंबर पर आप डाउट्स मत पूछिए, केवल आप ज़रूरी बात करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, और बातचीत करनी होगी तो मैं खुद आपको मैसेज कर दूंगा, आप मुझे कॉल कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में।